नमस्कार दोस्तों, बिग फैक्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा स्पेस रेस के बारे में जो कि यूएस एंड यूएसएसआर के बीच में हुई थी। स्पेस रेस की शुरुआत किसने की थी, कौन कौन से मिशन हमें स्पेस रेस के दौरान देखने को मिले थे और असल में स्पेस रेस का विजेता कौन था। और साथ ही साथ डिस्कस करूंगा यूएस एंड यूएसएसआर ने जो रॉकेट्स तैयार किए थे स्पेस रेस के लिए, क्या वो रॉकेट्स उन्होंने खुद बनाए थे या किसी से चुराए थे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, कहानी की शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर 2 से, जहाँ पे जर्मनी में एक पार्टी होती है नाजी पार्टी, उसके शासक होते हैं हिटलर। वो दूसरे देशों के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, जैसे पोलैंड, फ्रांस, यूके के ऊपर यहाँ पे अटैक किए जाते हैं। वहीं पे वर्ल्ड वॉर 2 में यूएसए भी एंटर हो जाता है और डिक्टेटरशिप हटाने के लिए, जापान में एक डिक्टेटरशिप पार्टी होती है, उसे हटाने के लिए वो 2 न्यूक्लियर अटैक करता है जापान के ऊपर। फर्स्ट अटैक होता है हिरोशिमा के ऊपर 6 अगस्त 1945 पे किया जाता है और दूसरा अटैक होता है नागासाकी के ऊपर 9 अगस्त 1945 को किया जाता है। काफ़ी लोग मारे जाते हैं इसमें, कम से कम 1,60,000 से ज़्यादा लोग इस बॉम्ब में, इस युद्ध में मारे जाते हैं। और नाजी पार्टी भी यहाँ पे धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और हिटलर को यहाँ पे हार का सामना करना पड़ता है। वहीं पे हिटलर यहाँ पे आत्महत्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है और इसी से वर्ल्ड वॉर 2 का एंड हो जाता है। 1945 को वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो जाता है। तो देखिए, जो छोटे छोटे देश होते हैं यहाँ पे, जो वर्ल्ड वॉर 2 के युद्ध से बाहर निकले होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वीक होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, उनकी इकोनॉमिक यहाँ पे कोलैप्स कर जाती है। वहीं पे 2 मोस्ट पावरफुल कंट्री यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं, जो कि है यूएसए एंड यूएसएसआर। यूएसएसआर को सोवियत यूनियन के नाम से भी जाना जाता था और 1991 में सोवियत यूनियन यहाँ पे डिसॉल्व होती है, समाप्त होती है और यहाँ पे रशिया का गठन होता है, रशिया का निर्माण होता है। वीडियो में क्लैरिटी के लिए हम यूएसएसआर को रशिया यहाँ पे नाम देंगे। रशिया में पहले कम्युनिस्ट पार्टी का रूल हुआ करता था, जहाँ पे कोई फ्रीडम नहीं हुआ करती थी, लोगों के कोई राइट्स नहीं हुआ करते थे, मींस वन पार्टी रूल हुआ करता था। और इसी को देखते हुए उनके मन में लालच आया, क्यों ना हम कम्युनिज़्म को पूरे वर्ल्ड में फैलाएं और देशों में कम्युनिज़्म को फैलाया जाए। इसी को देखते हुए वो छोटे छोटे देशों पे कब्जा करना शुरू कर देते हैं। और यूएस की बात करें तो यूएस में डेमोक्रेटिक पार्टी का रूल हुआ करता था, डेमोक्रेसी हुआ करती थी, जहाँ पे लोगों को फ्रीडम हुआ करती थी, लोगों के खुद के राइट्स हुआ करते थे और वो चाहते थे कि पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेसी यहाँ पे इन्फ्लुएंस हो, डेमोक्रेसी को यहाँ पे बढ़ावा दिया जाए। और इसी को देखते हुए 1948 में यहाँ पे यूएस एंड रशिया में कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है। वहीं पे धीरे धीरे ये दोनों देश दूसरे देशों के ऊपर कब्जा करना शुरू कर देते हैं। बात करें तो नॉर्थ कोरिया पे रशिया का कब्जा हो जाता है और साउथ कोरिया पे यूएसए का कब्जा हो जाता है। वियतनाम की बात करें तो नॉर्थ वियतनाम पे रशिया का कब्जा हो जाता है, वहीं पे साउथ वियतनाम पे यूएसए का कब्जा हो जाता है। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी की कैपिटल होती है बर्लिन, उसके भी 2 टुकड़े देखने को हमें मिलते हैं, एक पे रशिया का कब्जा होता है और एक पे यूएसए का कब्जा होता है। और कोल्ड वॉर के दौरान हमें क्यूबा मिसाइल क्राइसिस भी देखने को मिलती है। तो देखिए, रशिया से एक नाम बाहर निकल के आता है, कॉन्स्टेंटिन सियोकोवस्की। काफ़ी इंटेलिजेंट, काफ़ी होनहार यहाँ पे ये व्यक्ति थे। 10 साल की उम्र में ये स्कूल छोड़ देते हैं। इन्हें एक मेडिकल प्रॉब्लम होती है, डेफ, सुनाई नहीं दिया करता था इन्हें। और घर में बैठे ये स्टडी करके ये पता लगा लेते हैं किस तरह से हम फ्यूल, मास, थर्स्ट, एक्सीलरेशन का यूज़ करके एक पावरफुल रॉकेट तैयार कर सकते हैं। 1935 में इनकी मृत्यु हो जाती है। पर यहाँ पे देखिए, रशिया के लिए ये थ्योरी वाला काम कर गए होते, थ्योरी वर्क यहाँ पे रशिया के लिए इन्होंने कर दिया होता है। बेस यहाँ पे बेस रशिया के लिए इन्होंने तैयार कर दिया होता है। वहीं पे अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में रोबर कोडेड यहाँ पे 1945 में फर्स्ट लिक्विड फ्यूल रॉकेट इंजन तैयार कर लेते हैं। ये जो रॉकेट्स हैं वो स्पेस के लिए नहीं बल्कि दूसरे देश के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार किए जा रहे थे। यूएसए एंड रशिया में पहले भी फाइट हुआ करती थी और अभी भी फाइट हुआ करती है। पहले जो न्यूक्लियर अटैक करने का तरीका था वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल था। आप फाइटर जेट को उड़ाओ, बॉम्ब कैरी करो, न्यूक्लियर बॉम्ब कैरी करो और दूसरे देश के ऊपर गिरा दो। पर यहाँ पे यूएसए और रशिया चाहते थे कि वो एक ऐसा रॉकेट बनाए जो कि अपने देश से न्यूक्लियर बॉम्ब को कैरी करें
और दूसरे देश पे जाके हमला कर दे। यूएसए एंड रशिया ने पहले ही जर्मनी के ऊपर कब्जा किया हुआ था और वहाँ पे जो जर्मनी के साइंटिस्ट थे वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। यूएसए और रशिया से भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे तेज थे। उन्होंने V2 रॉकेट्स यहाँ पे डेवलप कर लिया था। ये बात यूएसए और रशिया को पता लगती है तो वो जर्मनी में जाके जर्मन के साइंटिस्ट को यहाँ पे कैप्चर कर लेते हैं। यूएसए यहाँ पे टॉप जर्मन साइंटिस्ट को यहाँ पे जर्मन के वैज्ञानिकों को यहाँ पे कैप्चर कर लेता है, उनको पकड़ लेता है और जो उन्होंने रॉकेट बनाया होता है V2 रॉकेट उसको भी कैप्चर कर लेता है। और वहीं पे जो रशिया होता है वो जर्मन के रॉकेट्स के डिज़ाइन को यहाँ पे कॉपी कर लेता है, उसको पकड़ लेता है, उसको कैप्चर कर लेता है, रॉकेट्स को भी उठा लेता है। और जर्मन का मेन साइंटिस्ट है हेलमट ग्रोटप, उसको भी यहाँ पे रशिया उठा लेता है और अपने देश ले जाता है। तो देखिए रशिया से एक वैज्ञानिक का नाम बाहर निकल के आता है, वो थे सर्गी कोरोलेव। काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट, काफ़ी ज़्यादा ब्रेन पावर इनकी, काफ़ी ज़्यादा IQ लेवल इनका। और स्पेस रेस में रशिया को ये ही आगे रखते थे। लास्ट में ये इनकी डेथ होती है और स्पेस रेस से रशिया बाहर निकल जाता है, उसके आगे हम बात करेंगे। पर 1945 में यहाँ पे ये V2 रॉकेट जो जर्मन के रॉकेट्स हैं उनको रिकवर करते हैं, उनको री इनोवेट करते हैं और यहाँ पे रॉकेट मोटर यहाँ पे डेवलप करते हैं, रॉकेट इंजन यहाँ पे डेवलप करते हैं। 1947 में इनको कोरोलेव को, सेर्गी कोरोलेव को चीफ डिज़ाइनर यहाँ पे रॉकेट का बना दिया जाता है। ये जो रॉकेट्स होते हैं वो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स वाले रॉकेट्स होते हैं, काफ़ी दूर तक यहाँ पे मार कर सकते हैं ये रॉकेट्स। रशिया को काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज होती है रॉकेट बनाने के लिए। जैसे देखिए जो कॉन्स्टेंट सिकोवस्की है, उन्होंने थ्योरी वाला काम कर दिया था। सर्गी कोरोलेव यहाँ पे उनके चीफ डिज़ाइनर थे रॉकेट्स बनाने के लिए, ठीक है। उनके पास जर्मन के टॉप साइंटिस्ट थे। तो यहाँ पे रशिया के लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेज थी स्पेस में जाने के लिए, ठीक है। पर अभी तक स्पेस की कोई बात ही नहीं थी यहाँ पे जाने की। रशिया काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चालाक था। उन्होंने जर्मन की V2 टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपना एक रॉकेट बना लिया था, R1 रॉकेट। उन्होंने R1 रॉकेट यहाँ पे तैयार कर लिया था। वहीं पे यूएसए भी V2 टेक्नोलॉजी जो जर्मन की टेक्नोलॉजी थी उन्होंने उसको कॉपी किया था, उसके डिज़ाइन को कॉपी किया था, उसके आर्किटेक्ट को कॉपी किया था और यहाँ पे V2 टेक्नोलॉजी का यहाँ पे वो यूज़ कर रहे थे। धीरे धीरे करते वो R2 रॉकेट भी बनाते हैं, R3 मिसाइल भी बनाते हैं जिसकी रेंज होती है 3000 किलोमीटर। और 1957 में रशिया R7 रॉकेट डेवलप कर लेता है जो कि वर्ल्ड की सबसे पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होती है जिसके 2 स्टेजेस होते हैं और इनकी रेंज होती है 7000 किलोमीटर। काफ़ी ज़्यादा रेंज होती है इस मिसाइल की। और इसका पेलोड जो 5.4 टन ये वजन उठा सकती थी। तो देखिए रॉकेट में 2 टाइप के इंजन यूज़ किए जा सकते थे। पहला था सॉलिड फ्यूल रॉकेट इंजन और दूसरा था लिक्विड फ्यूल रॉकेट इंजन। लिक्विड फ्यूल रॉकेट इंजन की ये एडवांटेज थी कि उसे कंट्रोल करना आसान था। वहीं पे सॉलिड फ्यूल रॉकेट इंजन की बात करें तो उसे एक बार इग्नाइट कर दे तो उसके थर्स्ट को कंट्रोल करना यहाँ पे मुश्किल हो जाता है, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। और यही चीज़ समझने के लिए यूएसए 2 साल लगा देता है। तो देखिए 1957 में यूएसए के प्रेसिडेंट एक पब्लिक मीटिंग करते हैं और उस पब्लिक मीटिंग में वो स्पेस में जाने की बात कहते हैं। वो कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं स्पेस में जाने के लिए और इसी को देखते हुए रशिया यहाँ पे सोचते हैं क्यों ना वो स्पेस में जाने के लिए अपनी बढ़त बना सकता है और यूएसए को हरा सकता है। और 1 महीने के अंदर वो एक सैटेलाइट तैयार करते हैं। सैटेलाइट का नाम होता है स्पुतनिक। उसे बनाते हैं और उसे अक्टूबर 4, 1957 को लॉन्च कर देते हैं। उनके पास R7 रॉकेट, रशिया के पास R7 रॉकेट यहाँ पहले ही था, उसी का इस्तेमाल करके वो स्पुतनिक को ऑर्बिट में इस्टेब्लिश कर देते हैं। और अक्टूबर 4, 1957 में स्पेस रेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। यूएसए और रशिया के बीच में स्पेस रेस का यहाँ पे आरंभ हो जाता है। रशिया स्पेस रेस की शुरुआत कर देता है और रशियन स्पेस एजेंसी की जो जिम्मेवारी होती है वो सिर्फ एक इंसान के ऊपर होती है, वो थे सर्गी कोरोलेव। काफ़ी ज़्यादा तेज होते हैं और चीफ डिज़ाइनर होते हैं स्पेस क्राफ्ट के, ठीक है। तो देखिए स्पेस में जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहली चीज़ फ्यूल ऐसा होना चाहिए जो कि बिना एटमॉस्फेयर के भी बर्न हो, वहाँ पे जलें, क्योंकि स्पेस में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। दूसरी चीज़ मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी बढ़िया होनी चाहिए जिससे कि एस्ट्रोनॉट को प्रेशर और साथ ही साथ जो सोलर कॉस्मिक रेडिएशंस आ रही हैं स्पेस में,
तरंगे जो आ रही हैं सूरज से, उससे बचाया जा सके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से मिशन हमें स्पेस रेस के दौरान देखने को मिलते हैं। तो पहला मिशन होता है स्पुतनिक 1, जिसे 1957 में लॉन्च किया जाता है और ये होता है फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट। यहीं से स्पेस रेस की शुरुआत होती है और इसे लॉन्च करता है रशिया। और इसी के 2 महीने के बाद स्पुतनिक 2 को लॉन्च किया जाता है, जिसमें लाइका नाम का एक कुत्ता बिठा के स्पेस में भेजा जाता है और ये होते हैं फर्स्ट एनिमल इन स्पेस, और इसे भी रशिया लॉन्च करता है। इन 2 मिशंस के बाद यूएसए काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा शौक में चले जाता है कि किस तरह से रशिया अपने मिशंस को लॉन्च कर रहा है और कामयाबी को छू रहा है। उस टाइम के प्रेसिडेंट होते हैं जॉन एफ कैनेडी। वो नासा का निर्माण करते हैं, नासा को इस्टेब्लिश करते हैं और कहते हैं 10 साल के अंदर अंदर हम चांद में इंसानों को पहुंचा के दिखाएंगे। अगला मिशन होता है फर्स्ट फोटोग्राफ ऑफ मून। तो देखिए यहाँ पे लूना 1 को पहले भेजा जाता है, जो कि मून के ऊपर पहुंच नहीं पाता, उसके ऑर्बिट में कैप्चर नहीं हो पाता। 6000 किलोमीटर से वो पास हो जाता है। फिर लूना 2 को भेजा जाता है, जो कि मून के ऑर्बिट में इस्टेब्लिश हो जाता है। और फिर लूना 3 को भेजा जाता है, जो कि चांद की हमें पहली फोटो यहाँ पे भेजता है। तो ये कारनामा सिर्फ एक ही देश कर सकता था और एक ही इंसान यहाँ पे करवा सकता था, वो था रशिया। ठीक है, फर्स्ट पर्सन इन स्पेस की बात करें तो यहाँ पे स्पेस में दुनिया का पहला इंसान भेजा जाता है, वो थे यूरी गैंगरेन, और इन्हें 1961 में स्पेस में भेजा जाता है और ये स्पेस में जाके वापस आ जाते हैं। और यहाँ पे फिर से रशिया इस मिशन को कामयाब बनाता है। तो देखिए 1961 में जब रशिया को पता लगता है कि यूएसए यहाँ पे मून में जाने के लिए स्पेसक्राफ्ट तैयार कर रहा है, रॉकेट्स तैयार कर रहा है, तो रशिया भी यहाँ पे स्पेसक्राफ्ट रॉकेट्स बनाना तैयार कर लेता है। तो देखिए हमें मून पे जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा हैवी रॉकेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, काफ़ी ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि धरती और मून का डिस्टेंस है लगभग 4 लाख किलोमीटर। ठीक है, तो इसके लिए हमें काफ़ी सुपर हैवी पावरफुल रॉकेट्स की ज़रूरत थी और उसी को बनाने के लिए यहाँ पे रशिया तैयारियाँ शुरू कर देता है। तो देखते हैं अगला मिशन था फर्स्ट वुमेन इन स्पेस। तो 1963 में वैलेंटीना ट्रेश्कोवा को यहाँ पे स्पेस में भेजा जाता है और ये दुनिया की सबसे पहली महिला होती है जो कि स्पेस में जाती है। तो ये सिर्फ एक ही देश कर सकता था, वो था रशिया। तो ये सारे जो कारनामे हो रहे थे वो सिर्फ एक ही इंसान करवा रहा था, सर्गी कोरोलेव। काफ़ी ज़्यादा तेज थे, काफ़ी ज़्यादा बढ़त यहाँ पे रशिया को दी थी इन्होंने, और यहाँ पे यूएसए का नामो निशान तक नहीं था। ठीक है, अगली बात करें तो अगला मिशन था फर्स्ट स्पेस वॉक। तो यहाँ पे अलेक्सी लियोनोव को 1965 में स्पेस में भेजा जाता है। यहाँ पे स्पेस में जाके ये स्पेस वॉक करते हैं और वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पे फिर से रशिया ये कारनामा करके दिखाता है। अगला मिशन होता है फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट लैंडिंग ऑन द मून। तो देखिए यहाँ पे लूना 9 को 1966 में मून की तरफ भेजा जाता है और ये पहला स्पेसक्राफ्ट होता है जो कि मून की सतह के ऊपर उतरता है, चांद की सतह के ऊपर उतरता है। तो ये फिर से रशिया ये कारनामा करके दिखाता है। तो देखिए 1966 से यहाँ पे पूरी गेम बदल जाती है, पूरी गेम चेंज हो जाती है। तो 1966 में पूरी गेम चेंज हो जाती है। सर्गी कोरोलेव को यहाँ पे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है क्योंकि उनको इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होता है, पर 9 दिन के बाद उनकी हॉस्पिटल में डेथ हो जाती है और इससे पूरी स्पेस रेस का यहाँ पे एंड होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे रशिया चाहता था कि जल्दी से जल्दी वो इंसानों को मून के ऊपर उतारें, यूएस से पहले यहाँ पे इंसानों को मून के ऊपर उतारा जाए। इसी के लिए 1967 में सुजू नाम का एक स्पेसक्राफ्ट बनाया जाता है और उसे लॉन्च किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उसमें फोर्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिफेक्ट होते हैं, कम से कम 240 से ज़्यादा यहाँ पे डिफेक्ट होते हैं, फिर भी उसे लॉन्च किया जाता है क्योंकि टाइम प्रेशर होता है, क्योंकि यूएसए से पहले उन्होंने मून पे जाना था। टाइम प्रेशर होता है, पैसे की कमी होती है, चीफ डिज़ाइनर की यहाँ पे डेथ हो चुकी होती है, सर्गी कोरोलेव की डेथ हो चुकी होती है, और यहाँ पे व्लादिमीर कैमरो को एक एस्ट्रोनॉट होते हैं, उन्हें भेजा जाता है। वो 13 बार ऑर्बिट के चक्कर लगाते हैं, पर उन्हें जब लगता है कि काफ़ी ज़्यादा फॉल्ट है स्पेसक्राफ्ट में तो वो दोबारा री एंटर करते हैं अर्थ, पर उनका यहाँ पे जो पैराशूट है वो खुलता नहीं है और उनकी यहाँ पे डेथ हो जाती है। तो देखिए पहला इंसान जो स्पेस में मारा जाता है वो भी रशिया के नाम ही दर्ज होता है। यहाँ पे व्लादिमीर कैमरोव की यहाँ पे डेथ होती है। उसी के कुछ महीने के बाद सुजू स्पेसक्राफ्ट 2 को यहाँ पे टेस्ट किया जाता है। उसमें यूरी गैंगरेन जो कि पहले इंसान थे स्पेस में जाने वाले, उनको बिठाया जाता है, पर जो रॉकेट लॉन्च करते हैं वो यहाँ पे क्रैश हो जाता है
और उनकी भी यहाँ पे डेथ हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे रशिया का पत्ता साफ हो जाता है। वो यहाँ पे रशिया के टॉप साइंटिस्ट और जो एस्ट्रोनॉट है वो मारे जाते हैं और यहाँ पे रशिया कभी भी मून के ऊपर उतरने का सपना यहाँ पे पूरा नहीं कर पाता है। तो 1969 पे फर्स्ट पर्सन ऑन द मून नील आर्मस्ट्रॉन्ग को उतारा जाता है। वो चांद पे पहला कदम रखते हैं और ये थे एस्ट्रोनॉट अमेरिका के। तो देखिए अमेरिका यहाँ पे जो उन्होंने वादा किया था वो पूरा करके दिखाता है। और सैटर्न 5 से यहाँ पे सुपर हैवी रॉकेट होता है, 5 इंजन लगे होते हैं F1 के और काफ़ी पावरफुल रॉकेट होता है। अपोलो 11 मिशन के तहत वो जाते हैं मून पे और यहाँ पे मून पे पहला कदम रखते हैं। तो देखिए अपोलो 11 होता है, अपोलो 12 होता है, अपोलो 13 यहाँ पे अबॉर्ट होता है क्योंकि उसमें खराबी हो जाती है कुछ। अपोलो 14 होता है, अपोलो 15 होता है, अपोलो 16 होता है और अपोलो 17 होता है। तो यहाँ पे 6 बार यहाँ पे अमेरिका मून पे कदम रखता है। तो देखिए यहाँ पे रशिया छोटे छोटे यहाँ पे फिर भी मिशन अपने करता रहता है। तो देखिए फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट लैंडिंग ऑन वीनस वेनेरा 7 को 1970 में लॉन्च किया जाता है और ये काम करता है रशिया। तो रशिया यहाँ पे वीनस में पहला स्पेसक्राफ्ट भेजता है धरती के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकल के किसी और प्लेनेट पे यहाँ पे पहला यहाँ पे स्पेसक्राफ्ट भेजा जाता है। और फर्स्ट स्पेस स्टेशन भी सोलियट 1 1971 को यहाँ पे इस्टेब्लिश करता है और ये काम फिर से रशिया करके दिखाता है। पर हम बात करें स्पेस रेस की तो रशिया यहाँ पे पीछे हो जाता है यूएस से क्योंकि वो मून पे कभी भी यहाँ पे उतर नहीं पाता, अपने इंसान को भेज नहीं पाता। फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट लैंडिंग ऑन मार्स की बात करें तो यहाँ पे मार्स 3 को 1971 पे मंगल ग्रह पे भेजा जाता है और वो कामयाब होता है, मंगल ग्रह की सतह पे उतर जाता है और ये कारनामा फिर से रशिया करके दिखाता है। तो विनर ऑफ द स्पेस की बात करें, ठीक है, विजेता कौन था असल में स्पेस रेस का, तो देखिए यहाँ पे रशिया जो मिशंस अपने कामयाब बनाता है वो थे 10 मिशन और यहाँ पे अमेरिका सिर्फ 1 मिशन में कामयाब होता है और रशिया से आगे रहता है। जो मेन रॉकेट्स थे जिसका इस्तेमाल किया जा रहा था वो था एनर्जिया, जेनिसी, N1 या सोजू। और वहाँ पे अमेरिका की बात करें तो फैल्कन 9 जो कि अभी यहाँ पे स्पेसएक्स यूज़ करता है, SLS-1, सैटर्न 5 जो कि अपोलो मिशंस को कामयाब बनाता है, SLS-2 यहाँ पे जो अमेरिका के मेन रॉकेट्स थे। ठीक है, अगर विजेता की बात करें तो देखिए यहाँ पे रशिया के नाम सबसे ज़्यादा स्पेस क्राफ्ट फ्लाइट का नाम यहाँ पे रिकॉर्ड जो होता है वो इनके नाम दर्ज होता है। और सिर्फ एक मिशन यहाँ पे, एक मिशन में यूएस आगे रहता है, वो था मून का मिशन जिसमें यूएस आगे रहता है। तो ये जो स्पेस वॉर होती है वो सिर्फ सर्गी कोरोलेव जो चीफ डिज़ाइनर होते हैं रशिया के और नासा के बीच में होते हैं। देखिए सर्गी कोरोलेव यहाँ पे जिंदा होते तो यहाँ पे जो रिजल्ट है वो कुछ और हो सकते थे। ठीक है, सर्गी कोरोलेव सक्सेस और फेलियर में यहाँ पे एक मेन डिफरेंस थे। अगर वो जिंदा होते तो हो सकता था यहाँ पे रशिया पहला कदम मून के ऊपर रख देता। पर अगर बात करें स्पेस की तो स्पेस इन्फिनाइट है, यूनिवर्स इन्फिनाइट है, हज़ारों करोड़ों गैलेक्सीज यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं। तो स्पेस रेस का कभी भी एंड लाइन नहीं है, कभी भी अंत नहीं हो सकता है। पर मैं बात करूं ह्यूमन सिविलाइजेशन की तो यहाँ पे ह्यूमन सिविलाइजेशन की जीत हुई थी। नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई रॉकेट्स इन्वेंट हुए थे स्पेस रेस के दौरान और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एडवांटेज क्रिएट हुई थी आने वाले मिशंस के लिए। ठीक है, यहाँ पे इंसान अब मार्स पे भी कदम रखने वाले हैं और इसी की वजह से स्पेस वॉर की वजह से ही हमारी नई टेक्नोलॉजी यहाँ पे डेवलप हुई थी, स्पेस मिशन को यहाँ पे बढ़ावा मिला था और इसी की वजह से यहाँ पे इंसान अब पूरी गैलेक्सी में घूम रहा है, नई नई खोज कर रहा है। तो ये थी पूरी कहानी स्पेस रेस की, यूएस एंड यूएसएसआर या रशिया की। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर लिखिएगा कि वीडियो कैसी लगी आपको। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।